रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये कैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए अगर सपोज यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा करूँ और यहाँ पे सपोज करूँ मैं, एक मेरे पास चार्ज है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लें, तो अब ये सर्कल को मैं अगर सपोज करता हूँ ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इस फील्ड के अंदर अंदर किसी दूसरे चार्ज को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। अगर यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसको कभी भी अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मास पे और दूसरा चार्ज पे। अब हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर आप सपोज करेंगे आपके पास एक सोर्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल है, तो यहाँ पे ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ये उसकी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट ऊपर है और पॉजिटिव प्लेट नीचे है। अगर सपोज फर्स्ट यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो न्यूट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे न्यूट्रॉन मैं लिखता हूँ। क्यों स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे? क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये ना पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और ना नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारे पास सिंपल स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। और दूसरा अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, 90 के एंगल पे मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स हैं कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रही क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ये तो 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं न्यूट्रॉन्स के केस के लिए। अब अगर यहाँ पे सपोज मैं पॉजिटिवली चार्ज यहाँ से निकालूं, प्रोटॉन्स निकालूं, तो प्रोटॉन्स पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ से न्यूट्रॉन्स अगर सपोज निकल रहे हैं तो वो हमारे पास इस तरह जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये प्रोटॉन्स आ गए, ये उन पे आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये ऊपर नेगेटिव प्लेट की तरफ इन्होंने मूव किया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सपोज करें निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज की प्लेट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन ने नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन शो की थी। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इस वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। तो ये तो हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिफ्लेक्शन आपने देखी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोटॉन जो है वो कम डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करते हैं? उसके लिए आपने याद रखना है जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज टू मास रेशो के। अब अगर मास और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को सिंपल हम देखें, मास और डिफ्लेक्शन एक दूसरे के हैं इनवर्स रिलेशन में, यानी अगर मास कम होएगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होएगी। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अगर हम मास का मुआवजा करें तो जो एक प्रोटॉन होता है वो इक्वल टू होता है 1836 इलेक्ट्रॉन्स की। अब एक प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर होगा 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर सपोज करें 1 हो प्रोटॉन का मास तो इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा 1836। तो यहाँ पे ये क्योंकि प्रोटॉन आई मास है प्रोटॉन्स का कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन से, तो मास अगर ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम। तो इस वजह से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी डेफिनेटली कम होएगा। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कम डिफ्लेक्शन हुई है, और इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास स्मॉल है, मास अगर स्मॉल होएगा तो हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या होएगी, वो आई होएगी, और इस वजह से इसने यहाँ पे आई डिफ्लेक्शन शो की है। इसी तरह अगर हम रेडियस की बात करें,
तो रेडियस जो है वो उसके अपोजिट होता है। रेडियस जो होता है मैस ओवर चार्ज की, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स का मैस कम है तो इसका रेडियस भी कम होगा। यानी अगर सपोज ये एक सर्कुलर हम कंसिडर करें जो डिफ्लेक्शन हो रही है, तो इस तरह अगर मैस कम है तो रेडियस कम होएगा, अगर चार्ज कम है तो रेडियस ज्यादा होएगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्विक चेक 2.1। हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं पोटाशियम के अंदर। आप सिंपल यहाँ पे रिलेशन पढ़ आए हैं A इज इक्वल टू जी प्लस एन। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो N इज इक्वल टू होएगा A माइनस जी। तो अगर मैं पुट करूँ वैल्यूज को तो N हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। A जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो 39 है, माइनस जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है, तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 20। यानी पोटाशियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो है 20। इसी तरह दूसरा है हमारे पास बी पार्ट, उसमें क्लोरीन के बारे में पूछा गया है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास जो है वो 35। इसी तरह आप सिंपल वही फार्मूला यूज करेंगे, N इज इक्वल टू A माइनस जी। तो आपके पास N जो है आपने फाइंड करना है, एटॉमिक मास जो है वो 35 है और एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 17 है। आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास क्लोरीन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 18। इसी तरह थर्ड जो आर्गन के बारे में गिवन है वो आप खुद कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास जो इसका दूसरा क्वेश्चन था वो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कौन शो करता है। तो आप पढ़ चुके हैं जो डिफ्लेक्शन होती है हमारे पास वो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज टू मास रेशियो की। यानी अब मास की है इनवर्सली प्रोपोर्शन। मास अगर ज़्यादा होएगा तो डिफ्लेक्शन कम होएगी, मास अगर कम होएगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होएगी। तो हमने देखना है कि किसका मास सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास क्योंकि सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है लो है, इलेक्ट्रॉन्स का, इस वजह से ये मोस्ट डिफ्लेक्शन शो करेंगे। यही था हमारे पास आज का टॉपिक। थैंक यू, शुक्रिया।